हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर 33 थी, उसमें हमने डिस्कस किया था एक डिसऑर्डर के बारे में, और वह डिसऑर्डर था हाइडेटिफॉर्म मोल और वेसिकुलर मोल। क्लियर। वहाँ से जो भी सवाल एमसीक्यूज बन सकते थे एग्जाम में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास है, जो कि क्लास नंबर ओबीजी की 34 है, इस क्लास में हम लेकर आए आपके लिए एक नया डिसऑर्डर, और उसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर। तो चलिएगा इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। सबसे पहले ये होता क्या है, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक डेफिनेशन इसकी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामान्य मतलब होता है प्रेगनेंसी का अपनी नॉर्मल जगह से कहीं और जगह स्थापित हो जाना ही कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैं बोलूंगा कि इम्प्लांटेशन ऑफ implantation of fertilized ovum implantation of fertilized ovum outside the normal uterine cavity या normal uterine site। नॉर्मल यूट्राइन साइट, नॉर्मल यूट्रस की जो साइट है, जहाँ होना चाहिए, यहाँ नॉर्मल कहाँ होता है, जवाब होगा अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। यही तो तुमने पढ़ा है कि यूट्रस के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस पोस्टीरियर सरफेस पर हमारा नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है। अगर इम्प्लांटेशन इसके अलावा और कहीं भी हो रहा है वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। कहने का उद्देश्य है कि एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में नॉर्मली हमारा जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, यह प्रक्रिया इम्प्लांटेशन का कार्यक्रम 6 दिन पर स्टार्ट होता है और यह यूट्रस के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस पर होता है। वहीं पर बच्चा बड़ा होता है, वही एंडोमीट्रियम में चिपक जाता है और फिर डिलीवरी भी यूट्रस से ही होती है। लेकिन ऐसा भी पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि कई बार यह इस यूट्रस की नॉर्मल साइट के अलावा भी कहीं बाहर इम्प्लांटेशन हो जाता है, या यूट्रस के अंदर भी हो सकता है किसी दूसरी साइट पर, तो हम उसे बोल देंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर। चलेगा, इसका क्लासिफिकेशन हम दे देते हैं। क्लासिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसियां कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो सकती हैं। तो दो प्रकार की मेजर रूप से आपकी इनको बांटा गया है। एक होता है आपका दैट इज एक्स्ट्रा यूट्राइन, एक होता है यूट्राइन। कहने का मतलब यूट्रस के अंदर भी हो सकता है और यूट्रस के बाहर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब होता है आउटसाइड द यूट्रस कैविटी है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, आपकी यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांटेशन हो जाना एक्स्ट्रा यूट्राइन कहलाता है। और यूट्राइन का मतलब है विथ इन द यूट्राइन कैविटी या विथ इन द यूटरस बट अदर देन द नॉर्मल साइट, हो तो यहाँ यूट्रस में ही है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल साइट है वहां नहीं हो रहा है, किसी दूसरी जगह हो रहा है। सर्विक्स पे हो गया, लोअर पार्ट में हो गया, फंडस में हो गया, ऐसे। क्लियर। चलिए, इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा यूट्राइन भाग है, इसमें बेसिकली कौन कौन सी जगह हो सकता है, तो देखिएगा, एक इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल का मतलब होता है इन फैलोपियन ट्यूब। दूसरा हो सकता है एब्डोमिनल, यानी एब्डोमिन में, और एक होता है ओवेरियन यानी ओवेरी में। यहां हमें देखने को मिल सकता है। अगर ट्यूबल की बात करूं तो मैं बोलूंगा इन फैलोपियन ट्यूब, यह फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, यह एब्डोमिन में होगा, ये ओवेरी में होगा, यह एब्डोमिन के अंदर बाहर हो जाता है, तो यह एब्डोमिन में देखा जाता है, और यह ओवेरी में देखा जाएगा। क्लियर।
तो ये 3 प्रकार का बाहर हो सकता है। अब अगर इनमें मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा यही होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। बोले तो ट्यूबल प्रेगनेंसी, लगभग 97% एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसियां होती हैं। लगभग तुम्हारा एब्डोमिनल की संभावना 0.5% के आसपास होती है, बहुत कम है यह। लगभग 1% के आसपास ओवेरी में देखी गई हैं और लगभग 1.5% यूट्रस में हो सकती हैं, अदर देन द नॉर्मल साइट। अगर आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आपको 100% देखने को मिल जाएगा। क्लियर? यानी ट्यूबल आपका 97% हो गया है और सॉरी यह जो है यह 1% है, यह 0.5% है। तो आपका जो एब्डोमिन होता है उसमें लगभग 1% होता है और ओवेरी में लगभग 0.5% होता है। तो अगर मैं एवरेज बात करूं तो 97 और 98, 98.5 एंड द 1.5 इज इक्वल टू द 100, बोले तो 100% हो गया। तो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसियां कहां होती हैं? तो जवाब होगा ट्यूबल वाले, यानी फैलोपियन ट्यूब में अधिकांश है एक्टोपिक प्रेगनेंसियां देखी गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं इसका भी तुम्हें विवरण दे रहा हूं। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी अलग अलग भागों में बांटा है, ट्यूबल वाले को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल भाग। तो इंटरस्टिशियल पार्ट में लगभग 2% प्रेगनेंसियां कंसीव हो जाती हैं। दूसरा होता है बेटा इसका इस्थमस, और इस्थमस में लगभग 25% प्रेगनेंसियां कंसीव हो जाती हैं। तीसरा भाग होता है एम्पुला, और एम्पुला में लगभग 55% प्रेगनेंसियां कंसीव होती हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट यही है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, इसी साइट पर हो जाती हैं। और इनफंडिबुलम लास्ट भाग होता है, इनफंडिबुलम यह लास्ट भाग होता है इसका, और इस इनफंडिबुलम में लगभग 18% प्रेगनेंसियां देखने को मिल जाती हैं। यह भी एवरेज काउंट करोगे तो 100 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर बोला जावे कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा एम्पुला। क्लियर? मोस्टली कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के भी किस भाग में? तो एम्पुलरी भाग में सबसे ज्यादा पाई गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसियां। क्लियर? अगर प्रेगनेंसी का मतलब जो फर्टिलाइज्ड तुम्हारा ओवम है इसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की नॉर्मल साइट के अलावा यूट्रस के अंदर कहीं और हो रहा हो या यूट्रस के बाहर कहीं हो रहा हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। इसके अंदर नॉर्मली 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया, यूट्रस के बाहर हो सकता है, यूट्रस के अंदर हो सकता है। यूट्रस के अंदर लगभग 1.5% हमें देखने को मिलता है, और जो यूट्रस है इसके अंदर 1.5 और यूट्रस के बाहर हमारा फैलोपियन ट्यूब में लगभग 97 है। अगर आपका ओवेरी की मैं बात करूं तो लगभग तुम्हें 0.5 नजर आएगा, एब्डोमिन की मैं बात करूं तो 1% नजर आएगा। अगर मैं ओवेरी को आपका फैलोपियन ट्यूब को आगे फिर बाइफरग्रेट करूं तो इसके भी अलग अलग भाग हैं। इंटरस्टिशियल भाग में 2% है, आपका इस्थमस वाले भाग में 35 है, एम्पुला में लगभग 55% है, और इनफंडिबुलम में 18%। तो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला है तुम्हें? एम्पुला के अंदर। क्लियर? इसका इंसिडेंस कितना होता है? ऐसी संभावनाएं कितनी प्रतिशत महिलाओं में होती हैं? तो 1 फीमेल पर 300, 300 महिलाओं में 1 फीमेल तुम्हें ऐसी नजर आएगी। क्लियर? तो बहुत कम रेशियो है। 300 महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं उनमें 1 महिला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन तुम्हें देखने को मिल सकती है।
क्लियर, चलिएगा। इसके कुछ रिस्क फैक्टरों की हम बात कर लें। ऐसा क्यों होता है भैया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बनने के पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पहला कारण देखिएगा यहाँ, यह होता है पीआईडी, बोले तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। पीआईडी की फुल फॉर्म होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? इसमें एक होता है फैलोपियन ट्यूब का साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, साल्पिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोले तो साल्पिंजाइटिस। दूसरा आपका होता है ओवेरी का, और उसे बोलते हैं ऊफराइटिस। ऊफराइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी यानी कि ओवेरी का इन्फ्लामेशन। तीसरा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड मेट्राइटिस यानी यूट्रस। मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। इसका मतलब यह है कि आपके जो 3 ऑर्गन हैं, याद रखिएगा वेजिनाइटिस शामिल नहीं होता है, वेजिनाइटिस शामिल नहीं होता है। वेजिनाइटिस नॉट इंक्लूड इन पीआईडी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डरों में वेजिनाइटिस को शामिल नहीं किया गया है। तो यह 3 नॉर्मली पीआईडी होते हैं, जिसमें साल्पिंजाइटिस है, ओवेरी का है और यूट्रस का है। इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है वह यही होता है साल्पिंजाइटिस। क्लियर, मोस्ट कॉमन पीआईडी जो है, मोस्ट कॉमन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है वह होता है तुम्हारा साल्पिंजाइटिस। तो इनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे, देखिएगा, जैसे अगर किसी को साल्पिंजाइटिस हुआ, साल्पिंजाइटिस का मतलब फैलोपियन ट्यूब में सीलिया नष्ट हो गए, destruction of cilia, destruction of cilia in fallopian tube। जो फैलोपियन ट्यूब के सीलिया थे वो नष्ट हो जाएंगे। जब सीलिया नष्ट हो गए तो नो मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, उस फर्टिलाइज्ड ओवम का आगे मूवमेंट नहीं होगा। और भैया जी जब इसका मूवमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिलेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वहीं की वहीं हो जाएगी। मूवमेंट करने के लिए सीलिया का होना बहुत जरूरी है, तभी वह, क्योंकि फर्टिलाइजेशन थोड़ी यूट्रस में होता है, फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुला में, वहां से फिर सीलिया ही तो मूवमेंट करते हुए से यूट्राइन कैविटी में लाते हैं। तो अगर ये सीलिया नहीं है, सिलेटेड होती है तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब, अगर ये नहीं है सीलिया, इसका मतलब वहीं की वहीं रह जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। तो ये पहला कारण हो सकता है इसका। क्लियर। दूसरा कारण, यूज ऑफ आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। आईयूडी का यूज करना भी ऐसा हो सकता है, मैंने तुम्हें कम्युनिटी में भी पढ़ा है ये चीजें। क्लियर। यहां 7 टाइम मोर चांस होते हैं, 7 टाइम मोर चांस। क्लियर। अगर महिला आईयूडी लगा रखी है तो उस महिला के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर। वहां भी सीलिया में समस्या आती है और
वहीं की वहीं वह इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री रही हो तो भी संभावना है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर महिला में अब से पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो भैया जी इस प्रेगनेंसी में भी संभावना रखती है वो कि उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। क्लियर। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, इस अवस्था में भी यह हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में तुम में से कोई जानता है? आप जानते हैं भैया इसके बारे में? सुना है कभी नाम एंडोमेट्रियोसिस? इसका मतलब बेसिकली होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वह नॉर्मल यूट्रस में रहती है, उसके बाहर कहीं और हो जाए। नॉर्मल यूट्रस में एंडोमेट्रियम होती है, अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस में नहीं होकर किसी अन्य भाग में बन जावे तो वह एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। क्लियर। यानी फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम outer than the यूट्राइन कैविटी, जो यूट्रस की कैविटी है उसको छोड़कर कहीं और जगह ऐसा हो गया हो तो भैया अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं है वहां पर तो इसका मतलब डेफिनेटली यही बोलूंगा मैं कि अगर एंडोमेट्रियम वहां नहीं है तो बच्चे का इंप्लांटेशन भी वहां नहीं होगा, जहां एंडोमेट्रियम होगी वहीं होगा। इसका मतलब एंडोमेट्रियोसिस भी इसका कारण बन सकता है। एक पांचवा और अंतिम होता है एआरटी। इट इज नॉट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एड्स की दवाइयां नहीं है। एआरटी का मतलब यहां लिया गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म, ओवम या फर्टिलाइज्ड जाइगोट को बाहर से अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजियों के नाम से जानते हैं। जैसे एक होता है जिप्ट, नाम सुना होगा जिप्ट। जिप्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब जाइगोट को बाहर से फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाना फर्टिलाइजेशन के बाद में। ये होता है गिफ्ट है गैमिट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट्स इसमें स्पर्म और ओवम्स को ट्रांसफर कराते हैं तो गैमिट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। आपने एक सुना होगा आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक नाम सुना होगा आईयूआई, इंट्रस यूट्राइन इंसेमाइनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम बाहर से परफॉर्म करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन। क्लियर। एक होता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लास्टिक प्लाज्मिक स्पर्म इंसेमाइनेशन, ICSI। क्लियर। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमाइनेशन। तो ये सारी की सारी ऐसी टेक्निक हैं जहां हम नॉर्मल फिजियोलॉजी से अलग काम कर रहे हैं। भैया नॉर्मल क्या होता है, महिला की ओवेरी से ओवम आता है फैलोपियन ट्यूब में और
पुरुष अपना स्पर्म इंटरकोर्स सेक्स के दौरान वेजाइना में डिपॉजिट कर देता है, वहां से स्पर्म होते हुए यूट्रस और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। नॉर्मल क्रियाविधि है, तब वह नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इन कुछ जगह ऐसा होता है जहां मानो पुरुष पार्टनर स्पर्म को डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है वेजाइना में, या महिला में ओवम नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ओवम या स्पर्म को फर्टिलाइज करा सकते हैं। कुछ अन्य दूसरे व्यक्तियों की स्पर्म ओवम भी ले लेते हैं, या सेम उसी व्यक्ति का ओवम या स्पर्म भी बाहर निकाल कर ऐसा करते हैं। इनको बाहर फर्टिलाइज कराकर तुम डायरेक्ट बॉडी में डाल सकते हो। जैसे पहली टेक्निक क्या है देखिएगा, इस टेक्निक में क्या करते हैं, जिफ्ट के अंदर जाइगोट इंट्राफैलोपियन इंसेमाइनेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर होता है इस टेक्निक में। इस टेक्निक में फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, जाइगोट बनाया जाता है। किसी फीमेल का ओवम लिया गया और किसी पुरुष का स्पर्म लिया गया, दोनों को फर्टिलाइज करा दिया गया बाहर ही, और फिर इसे फर्टिलाइज प्रोडक्ट को हम यूट्राइन कैविटी में फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ताकि वह वहां 2-3 दिन रहे, फिर इम्प्लांटेशन हो जाए इसका। यह कहलाता है जिफ्ट टेक्निक। क्लियर? स्पर्म और ओवम सेम महिला के और पुरुष के भी हो सकते हैं अगर उनके प्रोडक्शन हो रहा है तो। अगर कुछ महिलाओं में या पुरुषों में स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो हम किसी दूसरे का भी ले सकते हैं। क्लियर? एक होता है जिफ्ट, इसमें गैमेट्स डाल रहे हैं, इसमें हम फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं कराते, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, गैमेट्स डालते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, बाहर से स्पर्म को और ओवम को डाल देंगे फैलोपियन ट्यूब में, अंदर जाके दोनों फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। यह कहलाता है गिफ्ट, गैमेट्स को अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज्ड जो प्रोडक्ट है, यह आपका जो टेक्निक्स है, बाहर फर्टिलाइजेशन करा के फिर हम इसे बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, अंदर इम्प्लांटेशन के लिए भेज देंगे। इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन, इसमें यूट्राइन कैविटी में हम स्पर्म को ले जाके छोड़ देते हैं। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमाइनेशन, इसमें हम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक यानी ओवम के अंदर ही ले जाके डालेंगे, सीधा ही छोड़ेंगे नहीं पास में, उसको आपके ओवम के अंदर प्रवेशित करा देता है, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमाइनेशन होता है। ये सारी की सारी टेक्निक बाहर से करवाई जाती है, आर्टिफिशियली करवाई जा रही है, इसलिए असिस्टेड बोला गया है टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या कारण मैंने रिस्क फैक्टरों में बताया है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पीआईडी हो सकता है, मेनली साल्पिंजाइटिस हो सकता है उसमें, दूसरा आईयूडी की हिस्ट्री हो सकती है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, और कुछ टेक्निक्स मैंने बताई जैसे जिफ्ट है, गिफ्ट है, आईवीएफ है, आईसीएसआई है, आईयूआई है, ये सारे हो सकते हैं। क्लियर? इन सभी के द्वारा तुम्हें देखने को मिल सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिएगा, अब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भैया जी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होने वाला है, तो इसमें एक 3 ट्रायड देखने को मिलता है। ट्रायड साइन, 3 साइन डायरेक्ट आते हैं, ट्रायड साइन इन्हें हम बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 मेन लक्षण आते हैं, और इसमें पहला होता है वह है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन पहली कंडीशन है, एब्डोमिनल पेन। 100% महिलाओं में ये होता है। अगर जिस महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसे कंफर्म है एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन के बारे में कुछ लक्षण, पहला यह नाइफ लाइक पेन होता है भैया, तेज होता है, नाइफ लाइक पेन, जैसे पैनक्रियाटाइटिस में भी होता है ना नाइफ लाइक पेन, वैसे नाइफ लाइक पेन यहां होता है। दूसरी कंडीशन सेकंड यहां देखी गई है, रेडिएटिंग पेन होता है, ये रेडिएट होता है, रेडिएटिंग पेन होता है। और एक रेडिएशन कहां होता है, यह शोल्डर में रेडिएट होता है, रेडिएट फ्रॉम एब्डोमिन टू शोल्डर, फ्रॉम एब्डोमिन टू शोल्डर, एब्डोमिन टू शोल्डर, ये वहां रेडिएट करता है, तो ये रेडिएटिंग पेन यहां होता है, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण महिला में देखा गया है, सेकंड यह है तुम्हारा एमेनोरिया। एमेनोरिया भाई प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रुकेगा, लगभग यह 75% महिलाओं में देखा गया है। अगर 100 महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो 75 महिलाओं में यह होगा। और ये कब तक होता है, यह हो सकता है अप टू 6 to 8 वीक, 6 से 8 वीक तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा देखा गया है एमेनोरिया। तीसरा नजर आएगा वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल
ब्लडिंग, और वेजाइनल ब्लीडिंग अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास हो सकती है महिलाओं में। यह सारी की सारी चीजें तुम्हें एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगी। अब्डोमिनल पेन, अमेनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग, इसे ट्राइड साइन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये रप्चर हो जाए तो फिर अलग कंडीशन आ सकती है। इफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अंदर ही रप्चर हो गया तो भैया फिर अलग लक्षण आएंगे। उस समय क्या देखने को मिलेगा? देखो यहां तुम्हें देखने को मिलेगा इरिटेशन ऑफ डायाफ्राम, इरिटेशन ऑफ डायाफ्राम। आपका जो डायाफ्राम है वह इरिटेट हो सकता है। इसका कारण होगा हीमोपेरिटोनियम की वजह से, ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम, हीमोपेरिटोनियम, क्योंकि जो प्रेगनेंसी रप्चर हुई उससे पूरा ब्लड पेरिटोनियम में भर गया होगा, तो इसलिए इरिटेशन ऑफ डायाफ्राम देखने को मिल सकता है। और आपको नजर आएंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक, शॉक के लक्षण आने लग जाएंगे। शॉक में क्या क्या आता है भैया? ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ये शॉक के इंपॉर्टेंट साइन है दोनों, बीपी का घटना और हार्ट रेट का बढ़ना, टैकीकार्डिया हो जाता है, ये शॉक के लक्षण है। अगर ये स्थिति है तो भैया इसका इलाज भी तुम्हें करना होगा। अगर ये स्थिति पैदा हो गई तो ट्रीटमेंट देखिएगा, पहले आपको शॉक को ट्रीट करना है, फर्स्ट ट्रीट शॉक, वरना मर जाएगी। पहले शॉक को ट्रीट करो और देन उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पहले क्या होना है? पहले शॉक को ट्रीट करना होगा, बाद में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना होगा। क्लियर? इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे पता लगाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? तो सीधी सी बात है, इसके लिए यूएसजी बेस्ट टेस्ट होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लीजिएगा, पता लग जाएगा कहाँ इंप्लांटेशन है। क्लियर? एब्डोमिनल यूएसजी यहाँ करवाते हैं, यूएसजी एब्डोमिनल वाले। क्लियर? एब्डोमिनल यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी से एग्जैक्ट इंप्लांटेशन साइट का पता हम लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे करना होगा? मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम वेट करते हैं, नंबर फर्स्ट, पहला, अगर साइज ऑफ प्रोडक्ट कम है, साइज ऑफ प्रोडक्ट तुम्हारी लेस देन 4 सेंटीमीटर है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो 4 सेंटीमीटर से छोटा है, तो यहां पर आप यूज ले सकते हैं मीथोट्रेक्जेट, यूज मीथोट्रेक्जेट, मीथोट्रेक्जेट। ये हमने हाइड्रेटिफॉर्म मॉल में भी बोला था, मीथोट्रेक्जेट काम में ले सकते हैं, वही सेम टेक्निक है वहां जहां काम में लिया था, वही सेम मीथोट्रेक्जेट 50 mg लेना है, और यह 1, 3, 5 और 7 दिन पर काम आती है, ताकि सेल की ग्रोथ को रोक देती है। क्लियर? ये क्या करती है? प्रिवेंट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को रोक देगी, बच्चे को बढ़ने नहीं देगी, प्रिवेंट द सेल ग्रोथ। तो आप मीथोट्रेक्जेट काम में ले सकते हैं अगर 4 सेंटीमीटर से छोटा प्रोडक्ट है तो। लेकिन अगर प्रोडक्ट, दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, अगर प्रोडक्ट की साइज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो फिर मीथोट्रेक्जेट से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। उसमें पहला होगा लाइनर साल्पिंगोटोमी, लाइनर साल्पिंगोस्टोमी, मतलब एक चीरा लगाकर फैलोपियन ट्यूब में प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं फोर्सेप्स से। क्लियर? यह करते हैं। इसमें क्या करना है? इंसिजन लगाना है इन फैलोपियन ट्यूब नियर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जस्ट पास में ऐसा करते हैं, एक चीरा लगा देंगे, फिर वहां से क्या करेंगे? इसे एक्सपल्सन कर लेंगे, फिर एक्सपल द प्रोडक्ट बाय
फोर्सेप से इसको बाहर निकाल लेंगे। याद रखना इसको स्टिच नहीं लगाना, खुला छोड़ना है। नॉट स्टिच द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को स्टिच नहीं लगाते हैं। रिमेन ओपन फॉर बेटर हीलिंग। रिमेन ओपन फॉर बेटर हीलिंग। खुले ही छोड़ने से यहाँ अच्छी हीलिंग पाई गई है, ऐसे देखा गया है कि खुला छोड़ने से बढ़िया हीलिंग होती है। तो यह तुम करने वाले हो। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एक ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड साल्पिंगोटोमी। इसमें कुछ भाग को काट देते हैं। क्लियर? कट द फैलोपियन ट्यूब, यानी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के पास वाले भाग को काट देते हैं एंड रिमेनिंग पोर्शन को अनास्टमोसिस कर देते हैं। रिमेनिंग एंड आर अनास्टमोस जोड़ देते हैं, आर अनास्टमोसिस। तो ये टेक्निक्स हो सकती है तुम्हारी जो हम बेसिकली फैलोपियन ट्यूब के लिए काम में लेते हैं। क्या क्या मैंने बोला है देखिएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सबसे पहले बेटा मैंने बोला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह अवस्था होती है जिसमें जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है ओवम का वह अपनी नॉर्मल जगह से और कहीं इम्प्लांटेशन हो रहा है उसका, वह क्या कहलाता है। तो तुम्हारा जवाब होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल साइड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस होता है। दूसरा, ये कितने प्रकार की हो सकती है, यूट्रस के अंदर भी और बाहर भी 2 प्रकार की हो सकती है। जैसे बाहर में ट्यूबल सबसे कॉमन होता है, फैलोपियन ट्यूब में 97%, एब्डोमिनल हो सकता है 1% और ओवेरियन हो सकता है 0.5% और यूट्रस में हो सकता है 1.5%। फिर ओवेरी आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके भी 4 भाग है, इंटरस्टिशियल भाग में 2, इस्थमस में 25, एम्पुला में 55, इनफंडिबुल में 18%। मोस्ट कॉमन हो गया कौन सा, एम्पुला। इंसिडेंस लगभग 300 महिलाओं में से 1 महिला में देखने को मिल सकता है। रिस्पेक्टर पहला पीआईडी में साल्पिंजाइटिस, ऊफराइटिस और मेट्राइटिस, वेजिनाइटिस नहीं होता है। मोस्ट कॉमनली साल्पिंजाइटिस होता है। साल्पिंजाइटिस में सीलिया डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा आईयूडी का यूज करने की अवस्था में भी ज़्यादा संभावना होती है। पहले प्रीवियस हिस्ट्री रही हो तो भी संभावना है। एंडोमेट्रियोसिस हो, बोले तो अगर एंडोमीट्रियम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी को छोड़कर कहीं और जगह बनी है उस अवस्था में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एआरटी, ये दवाइयाँ नहीं है भैया, ये असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजियाँ हैं। जैसे जिफ्ट है जिसमें जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करा रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं। गिफ्ट में गैमिट्स को बाहर से फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम फर्टिलाइज जो आपका सीमन है उससे बाहर आउटसाइड ही फर्टिलाइजेशन कराते हैं, कृत्रिम रूप से गर्भधान कराते हैं। और इंट्रा यूट्राइन इंसमाइनेशन में है, यूट्रस के अंदर हम इंसमाइनेशन बोले तो सीमन को छोड़ देना। एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसमाइनेशन होता है, इसमें हम जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में ले जाके प्रोडक्ट को यानी स्पर्म को छोड़ देते हैं। इसके अलावा क्या क्या भैया लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे, तो लक्षणों में मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण तुम्हें बताए, इसे ट्राइड के नाम से हम जानते हैं। पहला, ट्राइड में पहला होता है एब्डोमिनल पेन, हर महिला को होगा ये। नाइफ लाइक पेन होता है, रेडिएटिंग होता है, रेडिएट करेगा एब्डोमिन टू शोल्डर। दूसरा मैंने बोला एमेनोरिया, सेकंड कंडीशन है एमेनोरिया, और एमेनोरिया जो है वह 75% महिलाओं में पाया जाता है, 6 से 8 सप्ताह तक रहेगा। वेजाइनल ब्लीडिंग 70% महिलाओं में होती है। अगर प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो क्या देखने को मिलेगा, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम हो सकता है, यह हीमोपेरिटोनियम जो है इसकी वजह से होगा, या शॉक के लक्षण आ सकते हैं, जैसे बीपी कम हो सकती है और हार्ट रेट बढ़ सकती है। क्लियर? पहले शॉक को ट्रीट करना है, बाद में टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तुम यूएसजी करवा सकते हो डेफिनेटली। मैनेजमेंट में
प्रोडक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो मीथोट्रेक्सेट काम में ले लो, 50 mg लेना है एक दिन पे, फिर तीसरे दिन पे, फिर 5वें दिन पे, फिर 7वें दिन पर। इससे क्या नहीं होगी, सेल की ग्रोथ नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट बड़ा है, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो फिर साल्पिंगोस्टोमी करना पड़ेगा। ये ओस्टोमी है, ओस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग बनाना, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल करना, और ओस्टोमी का ओपनिंग बनाना। क्लियर। यहाँ एक छोटा सा चीरा करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, फिर उसमें से प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं और फिर खुला छोड़ देते हैं, टाका नहीं लगाते वहां पर, ताकि बेटर हीलिंग हो जाए। क्लियर। एक पिंगोटोमी, साल्पिंगोटोमी। एक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, यहाँ पार्ट को रिमूव किया जाता है, इसलिए यहाँ होता है साल्पिंगोटोमी। कट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फिर दोनों भागों को जोड़ देता है। क्लियर। यह टेक्निक सामने लेते हैं हम जब प्रोडक्ट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। इसी के साथ तुम्हारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी खत्म होती है। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये सवाल आता है। मेन कारण क्या है ये पूछा जाता है, लक्षण क्या क्या आता है ये पूछा जाता है। क्लियर। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।